नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारत की नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों को अगर आपको याद होगा तो हमने शुरुआत में भारत की नदियों को दो प्रकार में बांटा था। पहला था हिमालय की नदियाँ और दूसरी थी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या पेनिनसुला प्लेटू की नदियाँ। तो हिमालय की नदियों को अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हिमालय की नदियों में हम लोगों ने सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा यानी इंडस रिवर सिस्टम। इसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को पढ़ा और इसके बाद कल हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा था। तो हिमालय की जो नदियाँ थीं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अगर आपको उन तीनों तंत्रों में से यानी तीनों जो सिस्टम्स थे हमने जो बताए थे उसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए हो या कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज से हम लोग जो दूसरा हमारा डिवीज़न था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांटा था। कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरती हैं। तो आज के वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों को देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने मैप बनाया है जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ प्रमुख गिरती हैं, इसको आप लोग देखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी नहीं हैं। जैसे हिमालय की नदियाँ आप देख रहे थे बहुत लंबी लंबी नदी है और उस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत लंबी नहीं हैं। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं यानी इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। एक दो अपवाद हैं, जैसे कावेरी नदी इसका अपवाद है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो एक प्रकार से वर्षा के ऋतु पर ही डिपेंड रहती है, वर्षा ऋतु पर ही डिपेंड रहती हैं, मौसमी नदियाँ हैं। जबकि हिमालय की नदियों को आप लोग देखा होगा कि हिमालय की नदियाँ सदा नीरा हैं, इनमें वर्ष भर उसमें जल रहता है क्योंकि वो जो अधिकांश नदियाँ हैं हिमालय की वो हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है यानी जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो उनको बर्फ़ से भी पानी प्राप्त होता है, साथ ही जब बारिश होती है तो उससे भी उनको पानी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हिमालय की नदियाँ जो हैं वो सदा नीरा है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या हैं, ये मौसमी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी हैं, अतः इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को सिंचाई के एक रूप में नहीं विकसित किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी हैं तो इनसे सिंचाई के उपयुक्त साधन इनको नहीं बनाया जा सकता। जबकि हिमालय की नदियों को आप देख रहे होंगे वहाँ पर बहुत सारी सिंचाई की परियोजनाएं उन्हीं नदियों पर बनाई गई हैं। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत पुरानी नदियाँ हैं, हिमालय से बहुत पुरानी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। देखिए नदियों की भी कई अवस्था होती है, वो शैशवावस्था, युवा अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक वो नदियाँ जाती हैं। तो इस प्रकार जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुके हैं यानी अब इनका अंतिम फेज में ये पहुंच गई हैं। ये एकदम धीमे धीमे बहती हैं, मंद ढाल हो गया है सब कुछ, मतलब ये इनका जितना भी इनको जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने। लेकिन वहीं हिमालय की नदियों को देखें आप तो हिमालय की नदियाँ अभी अपने बाल्यावस्था में हैं, वो अभी युवा अवस्था, उसको एक प्रकार से कह रख सकते हैं कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं ये मुख्य रूप से बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं और इनकी जो मैक्सिमम नदियाँ हैं, जो अधिकांश नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उनका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जिसका कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार पश्चिम से पूर्व की तरफ उसका ढलान है, वो पूर्व की तरफ उसका ढाल है। इसीलिए पश्चिमी घाट की जो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां हैं वो
पश्चिम से पूर्व की तरफ अपना जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। एक दो नदियां अपवाद हैं, जैसे नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी और तापी नदी जो अरब सागर में जल गिराती हैं, जिनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो अपना जल इसके विपरीत, यानी इसके ढाल के विपरीत पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में गिराती हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपना जल गिराती हैं। ओके, इसका एक और रीजन है कि ये अपना जल पश्चिम से पूर्व की तरफ गिराती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट इन प्रायद्वीपीय नदियों का सबसे बड़ा जल विभाजक है। यहीं से अधिकांश नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी घाट से ही, और वो सीधे पूरब की तरफ ढाल होने के कारण पूरब की तरफ बहती हैं। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब मैं अरब सागर की नदियों को पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो अरब सागर की नदियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि यहीं पर देखिए पश्चिमी घाट है, और यहीं पश्चिमी घाट से वो नदियाँ निकलेंगी, तो उसके बाद वो एकदम तीव्र ढाल बनाते हुए बहुत तेज़ी से वो जाके अरब सागर में गिरेंगी, और उनकी ढाल इतनी ज़्यादा है कि उनमें जो पानी की रफ्तार है, जो नदियों की रफ्तार है, वो बहुत तीव्र गति से वो प्रवाहित होती है। इसी कारण जो पश्चिमी तट है उस पर बहुत सारे आपको जलप्रपात, वाटरफॉल या झरना जिसको कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी हुई, और उनकी तुलना हिमालय की नदियों से हुई। अब हम लोग इस मैप को देखते हैं और एक एक करके जो कुछ नदियां दी गई हैं, खासकर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर ये मैप पहले देख लीजिए। मैप में दक्षिण भारत का हिस्सा बनाया गया है। दक्षिण भारत के हिस्से में यहाँ पर देखिए आपको कई ढेर सारी नदियाँ दिखाई पड़ेंगी। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर देखिए दामोदर नदी, सुवर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। ये जो रेड कलर की लाइन है ये नदियों को दर्शा रही है, और यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कलर की लाइन है, इसको अभी मैं बताऊंगा कि इसको मैंने क्यों बनाया है। और दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये सब इसके उद्गम स्रोत लिखे गए हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर पाया जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी नदियों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस मैप से ही एक क्वेश्चन बनता है। अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लेगा। आपको चार नदियों के नाम दे देगा या 5 नदियों के नाम दे देगा, और वो उसको आपको सेट करने को कहेगा कि इन नदियों को उत्तर से दक्षिण बहाव के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर मैंने उसी क्रम में ही लिखा है। अगर प्रश्न आएगा तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, या इसको अगर आप ये मैप बना लीजिए। अगर आप मैप जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले दामोदर नदी, दामोदर के बाद सुवर्णरेखा नदी बहती है, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगई, और सबसे दक्षिण में ताम्रपर्णी। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम हो गया। अगर कहे दक्षिण से उत्तर की तरफ बताइए तो ताम्रपर्णी, बैगई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा और दामोदर नदी। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम हो गया। समझ में आया? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दामोदर नदी की। दामोदर नदी हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है। ओके, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और ये आगे चलकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी जो कि गंगा की ही धारा है, उससे दामोदर नदी मिल जाती है। इस प्रकार दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी हुई। ओके, ये जो मैंने बनाया है ग्रीन कलर से, ये हुगली नदी है। तो हुगली नदी से दामोदर नदी मिल जाती है और इन दोनों की संयुक्त धारा को हुगली नाम से ही जाना जाता है।
दामोदर नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी कारण दामोदर नदी को लिखिए, दामोदर नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इसी कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, क्योंकि दामोदर नदी के क्षेत्र में ही, दामोदर नदी के घाटी में ही भारत की प्रमुख कोयला क्षेत्र और अभ्रक के क्षेत्र स्थित हैं। भारत के अधिकांश कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित होने के कारण दामोदर नदी घाटी को जर्मनी की राइन घाटी से इसकी संज्ञा की जाती है। जैसे जर्मनी का जो राइन नदी है वो अपने आसपास बहुत सारे कोयला क्षेत्र को लिए है, समेटे है, उसी प्रकार दामोदर नदी के आसपास भी बहुत सारे कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जल काफ़ी प्रदूषित रहता है। ओके, दामोदर नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां, और देखिए सहायक नदियों को यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछ रहा है। इस समय आयोग ने एक ट्रेंड सा बना लिया है कि वो सहायक नदियों को जरूर पूछता है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार है, जमुनिया है और बराकर है। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, गंगा नदी तंत्र वाला या ब्रह्मपुत्र वाला देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था एक नदी के बारे में, बराक नदी। तो बराक और बराकर में अंतर है। बराक नदी वो मणिपुर से निकलती है, वो मणिपुर की नदी है, और बराकर नदी ये दामोदर की सहायक नदी है। ओके, तो ये दामोदर की तीनों सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज तंत्र कहाँ पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली में मिल जाती है। ओके, इतना हमें लग रहा है पर्याप्त है दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी पर ही एक बहुत प्रसिद्ध घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी रांची के पठार से, रांची का पठार भी मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार के पास रांची के पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है और उड़ीसा के पास ये पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के पास ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। जमशेदपुर, प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। सुवर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल वाली नदी कहा जाता है। सुवर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल वाली नदी कहा जाता है। इसके बाद तीसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए ये नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। प्रसिद्ध व्हेलर द्वीप या व्हेलर आइलैंड, जो कि डीआरडीओ का लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से भारत की सभी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, वो ब्राह्मणी नदी के तट पर ही स्थित है, व्हेलर द्वीप। ओके, उड़ीसा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है राउरकेला। राउरकेला भी ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित शहर है। आगे बढ़ते हैं, महानदी। महानदी ये छत्तीसगढ़ में सिहावा श्रेणी से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा श्रेणी से निकलती है और आगे बहते हुए महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए उड़ीसा में कटक के निकट, उड़ीसा में एक स्थान है कटक, कटक के निकट ये अपना डेल्टा बनाती है। ये अपना डेल्टा बनाती है कटक के निकट महानदी। ओके, महानदी भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी में जो महानदी का बेसिन है, ये इसमें काफ़ी उपजाऊ किस्म की मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। इसमें चावल की खेती बहुतायत मात्रा में होती है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है महानदी को। ओके, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध वो महानदी पर ही स्थित है। ओके,
उड़ीसा का हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है वो महानदी पर ही स्थित है, महानदी पर ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नोट डाउन करिए, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कुल 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। ओके, गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी के पास डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, गोदावरी नदी चूंकि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी कारण इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, या ये काफ़ी पुरानी नदी है, इसके कारण इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी के बारे में आप लोग दो चीज़ें और लिख लीजिए, इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ पर देखिए, महानदी की जो मैंने आपको महानदी बताया था उसकी भी सहायक नदियां हसदेव और तेल हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, महानदी की सहायक नदियां हसदेव और तेल हैं। गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें प्रमुख सहायक नदियां गोदावरी नदी की इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा और प्राणहिता है। जिसमें ये जो मंजीरा नदी है, यहाँ पर मैंने बनाया भी है, मंजीरा नदी गोदावरी नदी में दक्षिण से बहते हुए मिलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, मंजीरा नदी अकेली ऐसी नदी है जो दक्षिण से होकर गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। इसके अलावा इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, बड़धा और प्राणहिता नदियां ये इसके उत्तर से आकर मिलती हैं। ओके, इन सभी नदियों में जो इनकी सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों में वेनगंगा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है गोदावरी की। समझ में आया? गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर नासिक, जहां से इसका उद्गम ही होता है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र की महाबलेश्वर चोटी से होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले आंध्र प्रदेश में ही विजयवाड़ा एक स्थान है, एक जिला है, विजयवाड़ा के समीप ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर ही स्थित प्रमुख शहर है। ठीक है, अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूशी, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और भीमा ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जिसमें ये जो मूसी नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो संयुक्त राजधानी थी, आप इस प्रकार से कहें जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वो कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी पर ही स्थित है। ओके, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध स्थित है
जिसका नाम है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर ही स्थित हैं। ओके, कृष्णा और गोदावरी ये जो डेल्टा बना रही हैं, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। याद रखिएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी ये मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में स्थित है। बस आगे बढ़ते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी इन सभी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि वर्षवाहिनी है। कावेरी नदी वर्षवाहिनी नदी है क्योंकि इसमें जो वर्षा का जल प्राप्त होता है वो भारत में जो दो प्रकार के मानसून हैं उन दोनों से ही प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले जो गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है भारत में, वो कावेरी नदी की घाटी में भी वर्षा करती है, और दूसरा जो उत्तर पूर्वी मानसून से यानी जो लौटता हुआ मानसून है उससे तो कावेरी नदी को जल मिलता ही है। तो इस प्रकार इसको इन दोनों मानसूनों से जल मिलने के कारण ये वर्षवाहिनी नदी है। इस नदी का महत्व धार्मिक मायनों में भी काफ़ी ज़्यादा है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी की धार्मिक महत्ता बहुत अधिक है, धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी नदी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी को। देखिए दोनों में अंतर क्या है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी गंगा की तरह लंबाई में लंबी है। जिस तरह गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है, उत्तर भारत की या पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, वैसे ही गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा से की तुलना में इसकी लंबाई होने के कारण इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा का धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी नदी का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसी कारण कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके। देखिए कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी को चूंकि मैंने बताया कि इसको दोनों प्रकार के जो मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है, इसीलिए इसके आसपास यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोरोमंडल तट भी है। तो ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है और इसी में तमिलनाडु में एक क्षेत्र स्थित है तंजौर, एक जिला भी है तंजौर। तंजौर कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है और तंजौर को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी से प्राप्त जल के कारण और दोनों प्रकार के मानसूनों से वर्षा होने के कारण यहाँ पर चावल की बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है, धान की बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है। इसी कारण कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित तंजौर को दक्षिण भारत का राष्ट्रीय उद्यान या दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियों पर। कावेरी नदी की सहायक नदियों में हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, एक नदी और है, लिख लीजिए कबिनी। कबिनी, हेमवती, अमरावती, भवानी और लक्ष्मण तीर्थ ये कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है वैगई नदी। वैगई नदी वरुशनाथ हिल या वरुशनाथ पहाड़ी से निकलती है, छोटी सी नदी है और जाकर तमिलनाडु में ये
मन्नार की खाड़ी के पास अपना जल गिराती है, वैगई नदी। तमिलनाडु का प्रसिद्ध धार्मिक शहर मदुरै, मदुरै का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मदुरै ये वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। अक्सर पूछता है कि मदुरै कहाँ स्थित है, तो मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है, छोटी सी नदी है, ये ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी यहाँ पर अगस्त्यमलाई श्रेणी है, मैंने आपको बताया था अगस्त्यमलाई श्रेणी से निकलती है ताम्रपर्णी नदी और यहाँ पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये भी छोटी सी नदी है। ओके, तो ये एक प्रकार से पूरा एनालिसिस हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगले वीडियो में हम लोग अरब सागर की प्रमुख नदियों को देखेंगे। धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ पढ़ते चलिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका पूरा ज्योग्राफी मैं इस प्रकार से पढ़ाऊँगा कि आपको जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।